स्ट्रेट लाइन से लेकर 3D ज्योमेट्री तक के क्वेश्चंस हम रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मिक्सअप क्वेश्चंस। कहीं भी मैंने अगर आपसे एक सवाल कर लिया, ध्यान दो इधर क्रिश है ना, सबसे पहली बात मैंने अगर सवाल कर लिया आपसे कि -3 नहीं क्या है ये 3, -2, 5, 3, -2 एक पॉइंट है 3, -2, 5। ये पॉइंट पहली बात किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है? अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तो आपका जवाब होगा सर 4th ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। इसी के जैसे मतलब इतनी ही दूरी पर बाकी के 7 ऑक्टेंट में अगर पॉइंट लाई करे, ओरिजिन से जितना दूर ये पॉइंट है उतनी ही दूरी पर या उसी लोकेशन पर अगर बाकी के 7 ऑक्टेंट में ये पॉइंट लाई करे तो 7 ऑक्टेंट में इनके इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये बताना है। तो आप मुझे बताएंगे, हाँ वेरी गुड, सिर्फ साइन बदलेंगे। आप मुझे बताइए इसी का फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा? इसी का फर्स्ट ऑक्टेंट में सर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे 3, 2, 5, क्लियर। इसी का सेकंड ऑक्टेंट में क्या होगा? अच्छा ठीक है, देखो सेकंड में है ना कितना होगा? -3, 2, 5। थर्ड में क्या हो जाएगा? -3, 5। फोर्थ में क्या हो जाएगा? वो तो है ही ऊपर 3, -2, 5। फिफ्थ में क्या हो जाएगा? बोलो। वेरी गुड, 3, 2, -5 क्या कहने। सिक्स में क्या हो जाएगा? -3, -3, 2 और -5। सेवंथ में क्या हो जाएगा? -3, -2, -5 हो जाएगा। बहुत अच्छे। और 8 में क्या हो जाएगा? यही उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पक्का? बहुत अच्छे। ये 8 जैसे बनते हैं वैसे ही इसका मतलब जैसे 8 मैंने बताया था कि एक कॉइन को 2-3 बार उछालने पर जो 8 बनते हैं ना वैसा ही होता है वो भी कुछ, ठीक है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस करूं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकेंगे? रुक जाओ, कौन कौन कह रहा है जो मैं बता सकता हूं? पहली बात 8 आएंगे, 8 वो 8 कौन कौन बता सकता है? हिम्मत करो। 1, 2, 3, वेरी गुड। सर बता सकते हो? 8 हो, बहुत बढ़िया। उधर प्रांजल नहीं बता सकते? 8 के 8 स्वानी नहीं बता सकती हो? पक्का? चलो बताना शुरू करो। नहीं क्या होता है ये? क्या बात हुई? और कौन था? ठीक है, ठीक। हाँ बताओ, त्रिपाठी बताओ। हाँ बताओ। H। रुक जाओ, अब उसी को बताना तो पहले देखते हैं, जब वो थकेगा तब बात करेंगे। हाँ अरे रुको, उसको बताने तो दो अभी। हाँ TTH हाँ TTH तो हो चुका, TTH हो चुका। रुको उसको बताने दो, देखें 8 बता पाएगा कि नहीं पूरे। चलो THH THT हो गए 8। हाँ रुक जाओ, ढूंढना तो उसको, एक रह गया। रुक जाओ, उसको डालना। दिव्यांशु बताओ कौन सा बचा? HTT। बैठ जाओ, समझ ना, ये वैसा ही हुआ 8 ऑक्टेंट। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सुनो बस हो गया। अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब देखूंगा और तुम्हारा टैलेंट, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में सब आएगा, घबराइए मत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरी ही मर्जी से क्वेश्चन करिए, मैं समझ रहा हूँ ना। अभी पहले मुझे ही कुछ क्वेश्चन करा लेने चाहिए, आप तो करेंगे नहीं, ठीक है। सुनिए, चलो हाँ ठीक है भाई, मैं यही सोच रहा हूँ कि आप ले कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि आसान भी हो और आपके करने लायक। लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। सुनो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x + 7y
4x + 7y + 5 = 0 फ्रॉम किस पॉइंट से? फ्रॉम पॉइंट 1,2 किस पॉइंट से? 1,2 से। फ्रॉम पॉइंट 1,2 अलोंग द लाइन ये बढ़िया क्वेश्चन है। अलोंग द लाइन 2x - y = 0 2x - y = 0। पहले मुझे क्वेश्चन का मीनिंग समझाएंगे तब क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी बतानी है। अगर केवल इतना होता तो क्या करते? सीधा फॉर्म लगाते। कौन सा फॉर्म? रुक जाओ कौन सा फॉर्म लगाते दिव्यांशु? अगर इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालनी होती, बोलो। अब हंसो नहीं क्योंकि दोबारा हो रहा है। तीसरी बार कितनी बार रिपीट कराऊंगा इसको? क्या लगाते? हाँ तो बताओ ना वो फॉर्मूला। इसी वजह से नहीं हो पा रहा है और तुम लोगों की वजह से मैं औरों को भी कह रहा हूँ कि मैथ्स में फील नहीं आ रहा, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ बताओ ऐसा फील क्या लगाएंगे फॉर्मूला? कुछ भी बोल रहा है लड़का। कृष बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर केवल, अभी तो मैं इसको भी नहीं ले रहा हूं यार, ये तो और मुश्किल बना देगा इस क्वेश्चन को। पहले मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी अच्छा कुछ भी गधे कहेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते? मॉड ऑफ ax1 x नहीं x1 y x1 x क्यों नहीं सर? x1 मतलब वो ये x1 ये y1। x की जगह पे क्या रखना होगा? x1। y की जगह पे क्या रखना होगा? y1। समझ गए? तो ax1 + by1 + c अपॉन √ ये होता है। समझ गए ना? अगर इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी होती डायरेक्ट, बस इतना कहा होता, इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें x1 कितना रखेंगे? बोलो। x1 1, y1 2, a b और c 5 और अपन में तो यहाँ √ (² + b² हो गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान सुनो। अब जैसे मान लो अगर मैंने कहा बताओ मुझसे, जहां मैं खड़ा हूं, मुझसे उस रोड की दूरी बताओ, रोड की दूरी, तो सीधे यहां से आप रोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर मैंने कहा भाई, हाँ वेरी गुड, मैंने कहा एक काम करो, इस रास्ते जाके पता करो कितनी दूरी पे पड़ेगा रोड, जरा इस रास्ते जाके बताओ मुझे वो मेन रोड कितनी दूर है यहाँ से। ऐसे ना जाओ, इस रास्ते जाओ और जाके पता करो मेन रोड पे हम कितनी दूरी जाके चढ़ेंगे। मान लो हम अपनी कार लेके जा रहे हैं, हमें इधर तो रास्ता, भाई परपेंडिकुलर तो ये तो मैथ्स में कहता है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, लेकिन रास्ते तो ऐसे नहीं होते ना। तो रास्ते में जनरली मान लो मुझे मेन रोड पे चढ़ना है, मेन रोड पे चढ़ना है या हाईवे पे जाना है और मैं अभी नॉर्मल रोड पे चल रहा हूं, तो मैं ये देखना पड़ेगा ना इस रास्ते जाके कितना दूर मिलेगा रोड मुझे। समझ में आ रही बात? तो उसका कहना यही है कि भैया हम अभी इस पॉइंट पर खड़े हैं, इस पॉइंट पर खड़े हैं, इस रास्ते जाएंगे, इस रास्ते जाएंगे और इस रोड पर पहुंचेंगे, तो बताइए कितना दूर पड़ेगा रोड। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छे। अब बताओ कितने लोग कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? बढ़िया क्वेश्चनों में से एक माना जाएगा, इतना आसान नहीं है जितना आप लेके बैठे होंगे, ठीक है ना? कुछ तो दिमाग लगाओगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको रास्ता मिल गया है? रास्ता मिल गया है, क्वेश्चन करना कैसे है? 1 2 बस। ये अफसोस की बात है, ये बहुत। पहले बात सुनो, आप इस रोड पर खड़े हैं, बोले कौन सी लाइन है? जहां आप खड़े हैं वो कौन सी लाइन है? वेरी गुड, वो वाली है ना, क्योंकि आप इसी रास्ते जाओगे ना। समझ रहे हो ना? आप जहां खड़े हैं उस जिस रास्ते पे खड़े हैं उसी पे तो ये पॉइंट लाई कर रहा होगा। तो यानी कि मैं यहां खड़ा हूं, यहां। दिमाग लगाओ, बार बार कह रहा हूं, बहुत धीमे समझा रहा हूं, चाहे भले ही 2 ही क्वेश्चन हो रहे हो क्लास में, लेकिन मैं इसलिए जानबूझ के समझा रहा हूं कि यार तेज पढ़ा के तो मैं खुद को समझाऊंगा, क्या फायदा क्या होगा उससे। हम यहां खड़े हैं, शिवम समझ में आ रहा है कि नहीं? इस रास्ते की इक्वेशन क्या है सर? 2x - y = 0। इस रास्ते की इक्वेशन है। अब मैं सर इस रास्ते टुक 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 करते करते जाऊंगा और मुझे मेन रोड मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? ये रास्ता इस मेन रोड से मिल रहा होगा, इसका मीनिंग साफ निकल के आया कि इंटरसेक्ट करेगा।
बोलो बात समझ, चाहे पार भी ना हो लेकिन मिल भी रहा होगा ना तो भी इंटरसेक्शन माना जाता है, टच तो कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा। दिमाग लगाओ, बार बार करो भाई, बच्चों मेरे प्यारो पढ़ाई करा करो यार, लाइफ जीने का मजा आने का अलग ही आने लगेगा। पढ़ने वाले होंगे ना तो लाइफ जिंदगी जीने का मजा ही अलग आएगा। ठीक है, ये लाइट ऑन करना बच्चे, है ना? ठीक है, तो अभी ये देखो, ठीक है, समझ गए? तो अभी इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा, दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। आप में से कोई मुझे बता सकता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल भैया, मुझे इसकी भी इक्वेशन पता है। कितनी है इसकी इक्वेशन? 4x प्लस, ऐसा ही कुछ है ना? बहुत अच्छे। 4x प्लस 7y बराबर, अच्छा प्लस, चलो बराबर -5 कर लिया। क्लियर? क्लियर है? कल भी भैया इस बात पे बड़ी चर्चा हो रही है, एक दिन नहीं पता नहीं कितनी बार चर्चा हो रही है। दो बातों पर सबसे ज्यादा यूज हुआ है, दो बातों का, दो पॉइंट एक दूसरे को, दो कर्व एक दूसरे को जहां काटते हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? और एक पॉइंट क्या कि कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये इससे ज्यादा यूज नहीं हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी स्टेटमेंट का। क्लियर है? तो इसका मतलब तुम्हें ये निकालना है तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या करना होगा? सॉल्व। सर हम ये निकाल ही क्यों रहे हैं भाई? मेरे दिमाग में पहले क्वेश्चन सॉल्व दिमाग में हो जाएगा, मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएं तो यहां से लेके यहां तक की दूरी नहीं मिल जाएगी क्या? और वही तो पूछी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके नहीं निकल जाएगी? बोलो कोई डाउट हो तो? सिंपल। तो जल्दी निकालो, जल्दी से इसके कोऑर्डिनेट। तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा, इसको 4x बना लेते हैं। पहले वाली इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 7y बराबर -5। दूसरी वाली क्या हो जाएगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x माइनस 2y बराबर 0। माइनस करने पर ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल। 7 में से 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9y बराबर -5। -5 ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -5/9। बोलो आया क्या? आ गया? अब y की ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, इसमें रख दो, तो हो जाएगा 2x माइनस ऑफ y की वैल्यू -5/9 बराबर 0। ये उधर जाके हो जाएगा 2x बराबर -5/9, फिर से -5/9। लेकिन x बराबर कितना आ जाएगा? -5/18। बोलो कोई डाउट हो तो? नहीं समझे? बहुत अच्छे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको कितने? -5/18 -5/9। बोलो कोई डाउट हो तो? समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी बस खाली निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या मुश्किल है इसमें? पर मैं बार बार कर रहा हूं, ये समझकर जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे समझ में आ गया, बहुत बड़ी बेवकूफी। समझना मेन क्या था, इससे पहले जो समझाया गया वो समझना मेन था। ठीक है ना? कि भाई हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तो सबको आता है कि भैया चलो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, 10th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर देगा। दूसरी बात, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालना, वो तो 10th क्लास का बच्चा भी कर देगा। हाँ, तो वो समझ में अब तो आ गया ना? बहुत अच्छे। चलो, अभी भी नहीं आया? हाँ, मैं तो वही कहा ना कि अगर नहीं आया, ये सब सोचना है ना खुद को आपको, यार मैं यहाँ खड़ा हूँ, विजुअलाइज करो भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिजिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल फिजिक्स की तरह सोचो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तभी तो मैं इस पे इतना समय दे रहा हूँ। मुझे पता है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मैं फिजिक्स के क्वेश्चन पे यकीन नहीं कर सकता आपसे कि आप कर ही लेंगे एकदम, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को तपाइए पहले, तब मुझसे कहलवा पाएंगे कि सर मैं आप मुझ पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? मतलब भरोसा करना, क्वेश्चन कर लेने का भरोसा। वैसे तो तुम पे बहुत भरोसा है मुझे, है ना? चलो खैर, करें आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन। फिर से क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन। लाइन की इक्वेशन दी है क्या? 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट P 4,1। अबे ध्यान से पढ़ाई करो बच्चे, अगर ये तुम ध्यान से समझने लगोगे ना तो फिर वही मजा आने लगेगा पढ़ने में तुम्हें। 4,1 मेजर्ड अलोंग द लाइन, मेजर्ड अलोंग द लाइन। पीयूष तुम 10 अपने काम पे ध्यान दो। मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, measured along the line making an angle of
मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी बहुत जरा सा अगर तुम्हें मतलब जैसे होता ना कि शर्म आती है बच्चों को थोड़ी बहुत, अगर ऐसा होता तो मैं अभी आपको बताता ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। जो इससे पहले करा वो भी एनसीईआरटी का था और जो ये अभी कराने जा रहा हूँ ये भी एनसीईआरटी का है। इससे अगर जरा से आपके अंदर शर्म बाकी है तो आपको सोचना चाहिए कि हम एनसीईआरटी तक भी नहीं करके रखे हैं, ठीक है ना। तो क्या अफसोस की बात है ये। चलिए खैर, अब बताओ इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है, मिलता जुलता है उससे, अपने भाई उसी की जैसा है, उसी का दूसरा भाई है ये, ठीक है ना। पहली बात, आप जब भी किसी सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी आप किसी लाइन की डिस्टेंस फाइंड करोगे तो जहां खड़े हो वो तो पॉइंट वहीं से तो चलोगे कि जंप मार के कहीं और से चले जाओगे, नहीं ना। तो जहां खड़े हैं वहीं से मूव करेंगे। क्लियर? बोलो हम कहां खड़े हैं? हाँ वेरी गुड, हम कहां खड़े हैं? 4,1 पे खड़े हैं सर। चलो जी, हमने अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट लगा लिया, 4,1 यहां हम खड़े हैं। क्लियर? सर हमें इस लाइन की दूरी पता करनी है, ठीक है। और सर जहां हम खड़े हैं वहां से एक अपनी मर्जी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? हमें यहां से चलना है। क्लियर है? 4,1 से तुम्हें दिक्कत हो रही होगी तो घबराओ मत, और बता दूंगा आपको और अच्छे से और क्लियर कर दूंगा। ये सब दिमाग से होता है बच्चे, ये मैंने अपनी मर्जी से ओरिजिन मान लिया, ये ओरिजिन। तो 4,1 कहाँ लाई करेगा? यहाँ कहीं होगा 4,1। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 हो गया। अब मुझे सर यहाँ से चलना है और यहाँ से कहाँ जाना है? सर इस रास्ते को पकड़ना है। क्लियर? सर इस रास्ते पे जाने के लिए क्या जरूरी था? मैं ऐसे ही जाता, ऐसे ही। मैं इस रास्ते पे जाने के लिए सीधा नहीं जा सकता था? जा सकता था। मैं इस रास्ते पे जाने के लिए उधर नहीं जा सकता था? जा सकता था। मैं इस हाँ, अब सोचना है तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन जो सब सारे हटा के उसने एक ऑप्शन दिया। उसने कहा कि तुम्हें उस रास्ते को फॉलो करना है जो रास्ता पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो रास्ता पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा हो? 135 डिग्री का एंगल बना रहा हो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब पकड़ में आ गया? पिछली बार क्या दे रखा था? इस रास्ते की इक्वेशन दे रखी थी। अभी नहीं, इसकी दी है, इस वाले की। इसकी कितनी दी है? इस वाले की इक्वेशन कितनी दी है? 4x - y बराबर से। जिस रास्ते पे जाना है हमें, जिस लाइन पर पहुंचना है उसकी इक्वेशन दी है, जिस लाइन के थ्रू जाना है उसकी नहीं दी है। पर उसकी चिंता का जरा सा भी, सर मेरे लिए जरा सी भी चिंता नहीं है। कारण ये क्या दे दिया? थीटा। इसकी हेल्प से क्या निकल जाएगा? m बराबर tan थीटा निकल जाएगा। m बराबर tan थीटा, स्लोप निकल जाएगा। और स्लोप निकल गया, पॉइंट दे ही रखा है हमें जो इसके ऊपर लाई कर रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन निकल जाएगी। बोलो को डाउट हो तो। और जब इसकी इक्वेशन निकल जाएगी तो ये और ये को सॉल्व करके ये पॉइंट निकल जाएगा। नहीं समझे? और जब ये पॉइंट निकल जाएगा तो सर इसके और इसके बीच की दूरी निकल जाएगी। क्लियर हो रहा है? आया किसी का आंसर? हो सकता है किसी का आ भी चुका अब तक। 3√2, वेरी गुड। 3√2 यूनिट। नहीं समझे अभी भी? बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अभी मैं यहां कर दूंगा क्वेश्चन, फिर मैं तुमसे कहूंगा, कुछ बच्चे जब मैं यहां लिखूंगा m बराबर tan 135, अब फिर मैं कहूंगा tan 135 को लिखते हैं tan 90 + 45, फिर हम कहेंगे कि ये हो जाएगा माइनस का cot 45, फिर हम कहेंगे हो गया -1। तो कुछ लोग इसको समझकर कि m की वैल्यू कैसे निकाले, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, m की वैल्यू कैसे निकाले इसको समझकर मानते हैं कि मुझे समझ में आ गया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये पता होना चाहिए हम क्यों निकाल रहे हैं भाई, क्यों निकाल रहे हैं, क्या मकसद है। सर मुझे इसका ये कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। सर इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट तब तक नहीं निकलेंगे जब तक मुझे इन दोनों की इक्वेशन ना पता हो। क्यों सर? क्योंकि दोनों की इक्वेशन पता होगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना आसान हो जाएगा। क्लियर? और इसके कोऑर्डिनेट तब तक नहीं निकलेंगे, इसाफिर ध्यान दो तो मैं ना ध्यान दो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तब तक नहीं निकलेंगे जब तक इसकी इक्वेशन ना जाए, और इसकी इक्वेशन तब तक नहीं आएगी जब तक इसका स्लोप ना पता चल जाए। तो इसका स्लोप पहले क्यों निकाला? अब आप सोचो कैसे डिटेल में गहराई में नीचे जा रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका स्लोप पहले निकाल दिया और इसका हमें पॉइंट पता है। इक्वेशन बताओ क्या बन जाएगी? y - y1 बराबर y1 इतना, ये हो जाएगा x1 y1, एक पॉइंट से पास होने वाली और इतना स्लोप रखने वाली लाइन की इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म?
पॉइंट्स ऑफ फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा m कितना -1 इंटू में x माइनस x1 कितना बच्चे 4। लो जी हो गया काम। ये हो गया y माइनस वन बराबर माइनस एक्स प्लस 4। ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 5। बोलो आया क्या? ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, आ गया। और एक तुम्हें दे रखी है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये वाली को और उस वाली को उठा करके क्या कर दो, सॉल्व कर दो। इनको सॉल्व करूंगा, ऐड कर दिया, खत्म हो गया। ये आ गया 5x बराबर 5 मतलब x बराबर 1। x की वैल्यू यहाँ रख दो तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। बोलो आया कि नहीं भाई? वाह क्या गजब। ये था 4,1, वो है 1,4। ये कैसा है 1,4। सो वी कैन से दिस पॉइंट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट। बोलिए। अरे 4,1 1,4 4,1 1,4 नहीं, बात छोड़ो, वो छोड़ दो, 3√2 छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूं समझो, दिस पॉइंट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है सर। ऐसे क्या बेवकूफ़ी वाली बातें थोड़ी करेंगे हम लोग, मैथ्स पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करेंगे कि मतलब देखकर कुछ राइम सा बन रहा है 4114, कुछ अच्छा सा बन रहा है, कुछ टेक्निकलिटी सी आ रही है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स में फीलिंग्स नहीं होती, समझ में आ रही बात ना। मतलब फीलिंग्स में नहीं जाना, सर मेरा मन कह रहा है कि 4,1 का उल्टा 1,4 मतलब इमेज बन गई है ना, रियल एंड वो ऐसे लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है ना मिरर में, लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब 4,1 की बजाय 1,4 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। मिरर इमेज अलग ही कुछ आती है, ठीक है ना। पहले तो यही बताओ मिरर कहाँ रखा है। अभी तो मिरर इमेज किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप, है ना। मिरर में नहीं बच्चे कैसी बातें कर रहे हो। हाँ ठीक है। वो लेकिन किस में होता है, केवल प्लेन मिरर में होता है, केवल प्लेन मिरर में होता है, इसलिए ऐसे भी मत बोलना मिरर में होता है, ठीक है ना। ओके चलो, तो अभी बताओ डिस्टेंस निकाल दोगे इसकी। अब तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगा दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, √4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया कितना 3/2 यूनिट। बार बार कह रहा हूँ गजब के क्वेश्चन थे। पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में मजा आता है भाई, इस तरह कि बच्चे वहां सामने ऐसे बैठे हो जिनको जब ये बात बताई जा रही हो उनको समझ में आ रहा हो, उनका विजुअलाइजेशन पावर इतना हो कि अच्छा मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ जाना है, ऐसे जाना है या ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, वो क्वेश्चन में बता दिया जी, उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, ऐसे पहुंच जाऊंगा। क्लियर। और अगर अभी यही क्वेश्चन होता, अच्छा बताओ, हे बच्चे ध्यान लगाओ, अगर मैं आपसे कहता इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी इससे कम आती है ज्यादा आती है, केवल अगर ये कहता द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, कम आती। कारण क्योंकि वो हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो ये वाला पाथ होता है। समझ में आ रही बात ना। जब मैं इस पे क्या करता, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, जब कभी ये कहा जाता ना कि इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस बताओ, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, समझ रहे हो ना। उससे छोटा कोई पाथ नहीं होता। मिनिमम लंबाई अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जहां मैं खड़ा हूं यहां से, है ना, जहां मैं खड़ा हूं यहां से आप मुझे सुल्तानपुर रोड की डिस्टेंस बताओ, तो यहां से सुल्तानपुर रोड पर, है ना, जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, अब ये मत सोचना सर वो तो इधर है तो पहले ऐसे जाएंगे, ऐसे नहीं। आपको सुल्तानपुर रोड अगर उधर भी है तो भी उसको पीछे बढ़ाओ, है ना, पीछे बढ़ाकर यहां से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो ये दूरी आएगी वही कहलाएगी। बोलो बात समझ में आएगी, शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर। लेकिन अगर उसने हमसे कहा नहीं, अब जैसे तुम कह रहे हो सर नहीं वो इधर नहीं है वो तो इधर है, तब मैं कहूंगा अच्छा एक बात बताओ, इधर जाकर बताओ कितनी दूर है, तो इधर जाके बताने वाला केस ये हो गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, पक्का, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। एक और करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2,3 find the distance of the point 2,3 from the line 2x minus 3y equal to 0, नहीं 2x minus 3y plus 9 is equal to 0. Find the distance of a point. अब की बार पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहा है लाइन से, इससे क्या फर्क पड़ता है, तो बेकार की बात है, डराने वाली बात है। अगर बोले डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, बात तो एक ही हुई ना, समझ रहे हो ना।
बस जहां उस लाइन पे आप खड़े हैं वो पॉइंट फिक्स होना चाहिए, और वो फिक्स ही होता है हमेशा, बस आपको उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। तो इसने कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ठीक है ना, 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मेजर्ड अलोंग, ठीक है ना, किसके अलोंग मेजर कर रहे हैं? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तो कर दो, अब मैं मौका दूंगा आपको, मैं खुद से नहीं कुछ भी बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। कोशिश करिए कि आप इस क्वेश्चन को खुद से करें। हो गया बच्चे वाला? हो गया, ठीक। और अब उस क्वेश्चन पे दिमाग लगाना, ये नहीं कि बस खाली उसको हमें नोट करना है, उस पर दिमाग लगाओ, ठीक है। है ना, यूज करो ब्रेन को जितना ज्यादा हो सके। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट की दूरी पता करनी। छोड़ो यार, क्या टेंशन लेना। एक लाइन दी है मुझे, क्या? 2x माइनस 3y बराबर माइनस 9, ठीक है। मुझे इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी पता करनी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3, यानी कि अल्टीमेटली मुझे ये पता करना है ये। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि उसने बोला इस लाइन के अलोंग, मतलब मैं जिस रास्ते जा रहा हूं उस रास्ते की इक्वेशन क्या है? इस रास्ते की इक्वेशन क्या है? या x माइनस वाई बराबर -1। नहीं समझे भाई? मैं जिस रास्ते जा रहा हूं उसकी इक्वेशन ये है, और जहां से जा रहा हूं मैं यहां खड़ा था, यहां। अब की बार क्या हुआ, पहले मैं यहां खड़ा था तो यहां पहुंचा था, समझ रहे हो ना। अब मैं यहां खड़ा हूं तो यहां पहुंच रहा हूं, ठीक है। अब की बार मैं चौराहे पे खड़ा हूं, यहां जा रहा हूं, ठीक है। पहले मैं इस दुकान पे खड़ा था, चौराहे पे जा रहा हूं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब मुझे यहां से चलना है, जहां से चलना है। इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता कर सकते आप? कैसे? इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके, समझ गए? तो पहले वाली इक्वेशन क्या है बच्चे? 2x माइनस 3y बराबर -9, तो ये हो जाएगी दूसरी वाली 2x माइनस 2y बराबर -2, समझ गए? 2 से मल्टीप्लाई करा दिया पूरी इक्वेशन में, फिर किसको क्या कर दिया? माइनस, ये प्लस, क्लियर। तो ये खत्म, 3 और ये कितना हो गया? माइनस का y बराबर 9 प्लस 2, -9 प्लस 2 मतलब माइनस का 7, तो y बराबर 7। हो गया काम, हो गया। y बराबर 7, y की वैल्यू रख दो इसमें, x माइनस ऑफ 7 बराबर -1, तो x बराबर 6, यही आया क्या? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए क्या? 6,7, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3। मुझे डिस्टेंस निकालनी है, नहीं निकाल पाओगे? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगी ना। सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब √6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4√2 यूनिट। समझ गए ना? d की वैल्यू 4√2 यूनिट। बोलो समझ में आया कि नहीं? बढ़े आगे? अरे भाई समझ गए ना? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ओके, लिखिए। ए लाइन फॉर्म ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 54√3। हाँ बच्चे, अगर उस पॉइंट से वो जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, अगर उससे उस लाइन की डिस्टेंस तो कौन सा डिस्टेंस है? नहीं, अगर मुझे इस लाइन से, अगर ये वाली पॉइंट से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा डिस्टेंस? तो ये निकलेगा। नहीं समझे? अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि ये यही। अच्छा सुनो, हे बच्चे इधर ध्यान लगाओ। हो सकता है कि आप फॉर्मूला लगाओ और तब भी यही आंसर आ जाए। बात सुनिएगा, ये कब हो पाएगा? जब सर ये जो इक्वेशन दे रखी है खुद ही इस पे लाई कर रही होगी। जब अभी तो मुझे कुछ थोड़ी ना पता है कि ये यहाँ है कि यहाँ है कि कैसे है। -1 फिलहाल के केस में ये कभी भी। अच्छा, हम अगर ये चेक करना चाहते हैं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या नहीं है, तो हम क्या चेक कर लें? केवल इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल है, समझो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये पक्का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और अगर ऐसा नहीं आया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी। आप देखो इसका स्लोप आएगा कितना? 1 आएगा, सिर्फ 1, और इसका स्लोप आएगा कितना? 2/3। क्लियर? तो 1 × 2/3 कभी -1 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ये उस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। बोलो समझ में आया? पक्का? ठीक, लिखो नेक्स्ट। समझदार, इसका हम बार बार कह रहा हूं बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस इतने आसान नहीं थे। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था, आपके पूरे सिलेबस में ही सबसे अच्छे चैप्टर्स में से कुछ चुनिंदा चैप्टर में से एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। समझ ना? मैं इसको एक बार नहीं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। लगातार बोल रहा हूं इस बात को शुरू से, जब से स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो आप इसको चूंकि हल्के में लेके
खत्म कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा, आपसे हो ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। ठीक है, ए लाइन फॉर्म ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 54√3 स्क्वायर यूनिट। ए लाइन फॉर्म ए ट्राइंगल, ए लाइन फॉर्म्स ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 54√3। अरे रुको तो, पहले पूरा क्वेश्चन है, पहले पूरा होना दे। ए लाइन फॉर्म्स ए ट्राइंगल, अगर एक इसी को क्या कहा जाता है, इसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये आज के दौर की एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? एडिटिंग आई। अब हर एक व्यक्ति को एडिटिंग आती है। पता चला आपको किसी को परेशान करना हो, किसी को डिफेम करना हो, किसी के साथ दुश्मनी करनी हो, तो खाली क्या करिए, बस इतना हिस्सा कट करिए, ए लाइन फॉर्म्स ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 54√3 यूनिट्स, और उसको वायरल करा दीजिए। कुछ बात समझ में आ रही है? और क्या बोलिए, देखिए कैसे सर है यार, ये बोल रहे हैं एक लाइन ट्राइंगल फॉर्म करती है, ये क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? बात कुछ समझ रहे ना? ऐसे ही तो होता है जल्दी कि लोगों को आजकल यही बीमारी चल रही है कि स्पीचेस के कुछ टुकड़े, इसलिए हमेशा ध्यान रखो, मैं शुरू से तुम्हें समझाता आ रहा हूं बच्चों। समझ गए ना? बहुत ध्यान सुनिए। देखी हुई बात पर आधा, देखी हुई चीजों को आधा सच मानिए, और सुनी हुई चीज को बिल्कुल सच मत मानिए। समझ गए ना? देखने पर भी आधा सच मानिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो ही सच हो, ये भी बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना? जो आप देख रहे हैं वो भी जरूरी नहीं कि वो सच हो। इधर मैंने तो देखा, खुद देखा है। अरे भाई देखा है तो जरूरी थोड़ी सच है, नहीं समझे? जो अच्छे, जो समझदार लोग होते हैं वो सुने हुए को बिल्कुल भी सच नहीं मानते, और देखे हुए को आधा सच मानते हैं। समझ गए? क्यों? क्योंकि तुमने देखा है, ए बच्चे ध्यान लगा इधर, तुमने देखा है कि सर नाइफ जो है, रिवॉल्वर जो है ए के हाथ में है ना सर, मैंने खुद देखा उसी के हाथ में रिवॉल्वर थी। तो भाई जरूरी थोड़ी कि उसने खून किया होगा, उसके हाथ में रिवॉल्वर होने का मतलब है कि उस, ठीक है ना? यस सर मैंने रिवॉल्वर देखी, इसीलिए तो होता है कि देख, हम लोग कई बार कहते हैं ना कि यार देखा, ये तो दिख रहा है साफ साफ। देखो सपोज करो आपने कोई एक्सीडेंट होते देखा, आपने कहा सर मैंने देखा, बकायदा मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है, ये ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, फिर इसकी जांच क्यों चल रही है? जब ये तो देखी दिखाई बात है। अगर अधिकारी के सामने भी हो, जज के सामने भी हो जाएगा ना, तब भी केस चलेगा। खुद जज ने देखा होगा ना तो भी केस चलेगा। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि पता नहीं है अभी कि वो एक्सीडेंट ही है या इंटेंशनल है, वो तो जांच से ही पता चलेगा ना। समझ रहे ना? आपको तो लगा क्या, आपको तो देखने पर यही लगा ना कि एक्सीडेंट हुआ है, दो गाड़ियां टकराई हैं एक दूसरे में, वो टकराई गई हैं, थोड़ी ना पता है। समझ गए? इसलिए सुनी हुई बात पर बिल्कुल यकीन मत करो, देखी हुई बातों पर भी आधा यकीन करो, और फिर पूरा यकीन तब करो जब वो मैथमेटिकली प्रूव हो जाए। सबसे मेन मुद्दा क्या है? मैथमेटिकली प्रूव होना। ठीक है ना? क्लियर? बहुत अच्छे। तो अभी ध्यान लगाओ, अब सुनो बच्चे, तो पूरी, अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए पूरा क्वेश्चन सुनो तब समझ में आएगा। ए लाइन फॉर्म्स ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 54√3 स्क्वायर यूनिट, 54√3 स्क्वायर यूनिट with the coordinate axis, ठीक है? A line forms a triangle of area 54√3 square unit with the coordinate axis, AXES वाला। अब समझ में आया क्या मतलब है इस बात का? एक लाइन और ये दो एक्सिस मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं, जिसका एरिया कितना है? 54√3 स्क्वायर यूनिट है। अब बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें कौन सी वाली लाइन की इक्वेशन पता करनी है? जो लाइन इस ट्राइंगल को फॉर्म करने में हेल्प कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा। ठीक है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन makes an angle of 60 degree with positive x-axis। ठीक है? क्वेश्चन पूरा हो गया? समझ में आया? अब आप क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं। ए लाइन फॉर्म ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 54√3 स्क्वायर यूनिट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर यहाँ तक? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुलाइज करिए, जल्दीबाजी मत करिए, पहले विजुलाइज कर इसको डायग्राम बनाइए, है ना। अपने मन से पहले क्वेश्चन को विजुलाइज करिए और फिर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करिए यहाँ पर, ठीक है ना। ड्रामेट बहुत बढ़िया, मतलब डायग्राम बन गया ना, ठीक है। अब थोड़ा सोचो उसके ऊपर कि करना क्या चाहिए हमें, ठीक है ना। देखिए पहली बात तो ये हो गई, कौन सी एक्सिस, बोलो बच्चे, सुहानी, ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये वाई, और ये हो गई वो लाइन, ठीक है ना, जिसकी हमसे बात कर रहा है। क्लियर है? कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, बोलो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल सही बात है। इस ट्रायंगल का एरिया कितना दिया है, बहुत अच्छे, ये एरिया है, एरिया इज इक्वल टू 54√3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? और क्या दिया है साथ में, ओरिजिन से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर, ये कितना एंगल बना रहा है, कोई डाउट है? पक्का? बहुत अच्छे। अब मेन मुद्दा क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमें निकालना क्या है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी, सर पहले इसकी इक्वेशन निकालेंगे जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, निकाल दी। सॉल्व करेंगे, वहां पर वाला पॉइंट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन तो नहीं पता है ना, पहले सर एरिया दिया है तो परपेंडिकुलर है ना उसका एक मेरी कोई रिलेशन बोलो। मैं यही दिमाग देखना चाह रहा हूँ, मुझे मैं तो बता दूंगा, 2 मिनट लगेंगे बताने में, लेकिन मजा नहीं आएगा। मजा तब है जब तुम खुद कर लो। उसका स्लोप निकल जाएगा, डायरेक्ट स्टील के एक्सिस आ रहा है, उसका स्लोप निकल जाएगा परपेंडिकुलर, उसका स्लोप निकल जाएगा इस वाले का। हाँ फिर और सर इसी तरह से वाले की इक्वेशन भी क्या है, परपेंडिकुलर वाले की गलत कर रहा। देखो सुनो सुनो, पहली बात तो दिमाग थोड़ा सा क्यों नहीं लगा रहे हो, इसको और इसको देख के क्या मन में आ रहा है, पहले तो बताओ। छोड़ो, कौन सी फॉर्म याद आ रही है, आ रही है नॉर्मल फॉर्म याद, वो नॉर्मल फॉर्म लगाकर आप किसकी इक्वेशन निकालोगे, पक्का इसकी तो नहीं निकलेगी। नॉर्मल फॉर्म अगर लगा दूं तो कौन सी वाली लाइन की इक्वेशन निकलेगी, इसकी या इसकी, सर इसकी निकलेगी। चलो जी, कितनी हो गई, मान लेते हैं इसकी इक्वेशन निकल गई, मुझे तो मिल गई इक्वेशन, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं मिल रही है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। आप बोलो सर ये तो हमें भी मिल गई थी, है ना, ये तो हमें भी मिल गई थी, अच्छी बात है, अगर मिल गई थी तो फिर क्या बुरा है इसमें। तो कितना कॉस 60 वाले बताओ, 1/2x प्लस √3/2y बराबर p, मतलब x प्लस √3y बराबर 2p। बन गई इक्वेशन, क्या मुश्किल है, छोड़ दो। नहीं आ गया आंसर, हाँ नहीं आया अभी, कारण क्यों नहीं आया बोलो ना, क्योंकि p बस निकालना है, समझ गए ना। ओरिजिन से उस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ तो क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी ना, वो तो मैंने मानी है अपनी मर्जी से कि मान लो ओरिजिन से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, p। तो जो मानते हैं वो कभी भी आंसर में नजर नहीं आता। इक्वेशन मेरी बन चुकी है, यही इक्वेशन है, लेकिन बच्चे बस मेन मकसद क्या बचा, p को हटाकर उसकी जगह कांस्टेंट लाने हैं या p की जगह पर वो टर्म लाने हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का। अब दिमाग इस पे लगाओ कि p को कैसे भगाएं सर, या p की वैल्यू कैसे निकालें, इस पे अब दिमाग लगाओ, समझ रहे हो ना। अच्छा एक खास बात और, अभी तक सर एरिया का तो यूज ही नहीं हुआ, तो अब कुछ ना कुछ तो होगा भाई अगर दिया है, हालांकि हर बार ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, मतलब हर बार 99% केस में, लेकिन ऐसा ही होता है कि जो चीज दे रखी होती है क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं यूज होती है। भाई नॉन यूजफुल बिना बात क्यों देगा, लेकिन कभी कभी 1% केस में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे भी देता है चीजें एक्स्ट्रा। हाँ कैसे निकलेगा, बेस पता है, बेस पता नहीं है, लेकिन किसी एक टर्म में निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, जैसे अगर बेस की हाइट निकालेंगे, तुमने तो एक वेरिएबल और बढ़ा देना, समझो नहीं समझे, जब तुमने बेस को भी अपनी मर्जी से b मान लिया तो b की भी वैल्यू p के टर्म्स में निकलेगी, फायदा क्या होगा, p थोड़ी निकला, एक वेरिएबल और बढ़ा दिया। मैं आपको जो इतना स्पॉन्टेनियसली जवाब देता हूं ना, वो इसलिए देता हूं कि मैं अटेंटिव हूं यहाँ पर, है ना, मैं अटेंटिव हूं,
क्वेश्चन कराते समय आप भी अटेंटिव रहा करो, ठीक है, और थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं तो कह रहा हूँ मुझे एक सेकंड लग रहा है, मेरा मन कर रहा है करा दूं, लेकिन फिर मन कर रहा है कि नहीं सोचूं, तुम लोगों को सोचने मजबूर करूँ। अब चौहान तुम भी सोच रहे हो? हाँ सर वो जो पॉइंट से लाइन पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो डिस्टर्ब लगाएंगे, लगा दो। कैसे लगाओगे डिस्टर्ब? ये ओरिजिन हो गया। हाँ तो उसका इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? सर पहले लिखेंगे p इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक उसमें c वाले टर्म में p आ जाएगा, ठीक, और a भी हमें पता है यहाँ 1 है और √3 है, वो सब तो पता है। वहां से मेरा p के टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की, फिर क्या होगा? नहीं p नहीं कांस्टेंट के टर्म्स p के टर्म्स में ही आएगी ना भाई, p के सर देखिए p इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 वो सही है और √a2 हाँ ये सारी कांस्टेंट है, p के कांस्टेंट के टर्म्स कहाँ आ गई कांस्टेंट के टर्म में बच्चे? c की जगह पे तो 2p आएगा ना। जब इसको इधर ले आओगे -2p हो जाएगा ना इक्वेशन, तो तब बनेगा ax1 + by1 + c की जगह पे तो -2p आएगा ना। नहीं समझे? इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? हे लड़के इधर ध्यान लगाओ। अब कहेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे दिमाग से काम लो। भाई दिमाग से काम लेना मतलब फर्जी दिमाग लगा रहे हो ना तुम, फर्जी दिमाग लगा रहे हो, काम का दिमाग ही नहीं लगा रहे हो। देखो कौन तुम में से मुझे बताएगा OA की लेंथ कितनी होगी? p cos 60। तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आती हैं बातें? अभी मैंने तुमसे पूछा, मतलब आंसर तो बता दिया तुमने p cos 60, पर मैंने पूछा तो बता रहे हो। और OB की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज बेस, दिस इज हाइट। वो ये बेस किसके टर्म्स में आएगा? p के टर्म्स में। ये हाइट किसके टर्म्स में आएगी? p के टर्म्स में। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 54√3, p की वैल्यू निकल आएगी। नहीं समझे? थोड़ी सी फिजिक्स लगा लेते। फिजिक्स नहीं है वो फिजिक्स में भी तो खुद मैथ से ही बना है वो। याद करो ना, जब हम ये करते हैं कि ये p है तो ये p cos 60, ये p sin 60 पढ़ा है ना, बहुत अच्छी। तो वो जो p cos 60 p sin 60 करते हो तो वो भी तो इसी तरह बनता है ना। लेकिन एक और बात आ रहा है, हाँ एक और बात है खास, ये वाला p sin 60 नहीं होगा, गलती मत कर बैठना। ये होगा। बोलो कारण क्या है? ये वाला है। भाई मेरे बच्चे वो यहाँ तक आएगा बस, p sin 60 यहाँ तक, समझ रहे हो ना? अभी कोई डाउट है? नहीं, छोड़ो। आपको ये बताओ, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, आप तो यहाँ मैथ्स लगाओ, आप फिजिक्स चक्कर में पढ़ो ही नहीं। ये 90 के सामने की साइड ये क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। और ये क्या हो गया? एंगल। और ये क्या हो गया? एंगल के जस्ट सटी हुई साइड बेस। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? cos 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? बेस कितना? p अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी? OA। तो p बराबर कितना हो जाएगा? OA cos 60। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अभी कर लोगे? सॉरी OA निकालना है ना भाई, छोड़ो ना। चलो OA cos 60 हो गया, तो OA बराबर कितना हो जाएगा? P अपॉन cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 सर, तो ये कितना हो जाएगा? 2p। OA की वैल्यू आ गई। सर हम लोग गलत सोच रहे थे p cos 60 ऐसे OA पहले। क्या चीज़? हाँ वो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो गलत सोच रहे, तभी मैंने कहा ना कि यहाँ पे मैथ्स लगा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? समझ गए ना ऐसा क्यों हो रहा है? वो ये p cos 60 तब बनता, ये p cos 60 तब बनता, OA की लेंथ p cos 60 के इक्वल नहीं है बल्कि p अपॉन cos 60 के इक्वल है। बोलो क्यों? ये तब बनता जब ये ट्राइंगल होता, इसकी ये होता p cos 60। नहीं समझे? हम जो वो लगाते हैं ना फॉर्मूले फिजिक्स में, कौन से वाले कि रिजॉल्व करने पर जिस साइड से एंगल बन रहा हो cos, जिस साइड से एंगल बन रहा हो sin, वो तब लगाते हैं जब हम इसको हाइपोटेन्यूज मानते हैं। बट नाउ दिस इज नॉट द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। पर जो तुमने बताया वो आइडिया सही था, मतलब मैं सुनना वही चाह रहा था आपके मुझसे कि कम से कम इतना तो आइडिया लगाओ यार। लेकिन यहाँ हम वो नहीं लगा, मैं फिर कर रहा हूँ, वो लगाओगे अगर आप ये सोचोगे कि ये p है और ये p cos 60 है, गलत सोच लोगे। वो तो मैंने p sin 60 पे ही समझ गया था मैं, कि मैं इसको उठा के अगर बोलूँगा p sin 60 वहाँ तक थोड़ी ना चला जाएगा, ये यहाँ से उठ के कहाँ तक जाएगा? बस यहाँ तक जाएगा। और जब मैं इसको गिराऊंगा, जब मैं इस सीढ़ी को गिराता हूँ, जहाँ तक ये गिरती है वहाँ तक इसकी है देखी जाती है बेस। क्लियर? बात समझ में ना? फिर मैं जब इसको यहाँ उठाऊंगा तो ये यहाँ तक जा पाएगा। अगर मैं इसको, ये है p cos 60, दिस इज p cos 60 और दिस इज p sin 60, लेकिन मेरा इनसे क्या लेना देना भाई? मेरा इनसे क्या लेना देना इस क्वेश्चन के हिसाब से? है क्या? नहीं है। समझ रहे हो? तो फिर बेहतर क्या होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई, cos 60 इसको बेस माना, बार बार कह रहा हूँ, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल से सटी हुई साइड
बेस होती है। तो cos 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और मुझे इस OA की वैल्यू निकालनी है, तो नीचे cos 60 ले गया, सॉल्व किया, 2p आ गया। क्लियर? अब इस वाले ट्रायंगल में भी मैं वही लगाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री। कैसे लगेगी सर? ये 90 डिग्री, तो इसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल 30 डिग्री। नहीं समझे? अब इस एंगल से सटी हुई साइड, इस एंगल से सटी हुई साइड बेस, फिर से cos ही लगेगा, साइन नहीं लगेगा। नहीं समझे? पक्का? बहुत बढ़िया। तो मैं फिर लगाऊंगा इस बार cos 30 बराबर कौन से वाले ट्रायंगल में? अगर ऐसे नाम दिया OMB में, पहले मैं लगाया किसमें? इन ट्रायंगल OMA ट्रायंगल में लगाया, और अब मैं लगा रहा हूं कौन से ट्रायंगल में? OMB में। मजा आ गया कि नहीं आज की क्लास में? नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन हो रहे हैं? ऐसे ही क्वेश्चन कराने में मजा आता है और करने में मजा आता है भाई। पर तुम्हारी कमजोरी सबसे बड़ी है कि तुम अभी वो भी नहीं कर रहे हो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। तुम पहले बेसिक तो कर लो यार, पहले एनसीईआरटी करके मुझे दिखा दो कि भैया हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट है, अब आप पढ़ाइए अपने मजे के साथ, तब पढ़ने में मजा आता है। तुम तो वही नहीं कर रहे हो जो बहुत ही बेसिक है, एकदम बेसिक है। ये इतने लेवल के क्वेश्चंस कहाँ हो पाएंगे फिर, है ना? तो cos 30 बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन, वही फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब P अपॉन OB। तो OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से बच्चे? P अपॉन cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से बच्चों? √3/2। सर ये कितना आ जाएगा मेरा? OB आ जाएगा सर मेरा 2p/√3। बोलो कोई डाउट हो तो? सर मेरे को मिल गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो होता है कि नहीं? सर ये हो गया, एरिया कितना दिया है? 54√3 बराबर 1/2। सर इस ट्राइंगल का बेस OA, नहीं समझे? इस ट्राइंगल का बेस, पूरे बड़े ट्राइंगल का बेस OA, पूरे ट्राइंगल की हाइट OB। सर OB, सर ये हो गया आपका 54√3 बराबर 1/2 इंटू OA बोलो 2p, OB बोलो 2p अपॉन √3। क्या गजब है यार, मजा आ गया, मन खुश हो गया इस क्वेश्चन को आगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अब बोलो कितना मजाक नहीं कर रहा। अब देखो, अच्छा अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन कराए, लेकिन सबसे ज्यादा इस पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मन खुश हो गया इस क्वेश्चन को करा के। क्यों? क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं, शायद अभी आप उस इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपकी नज़र में हर क्वेश्चन एक जैसा, अगर हर व्यक्ति को एक जैसी वैल्यू दोगे ना तो खत्म हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। सब इंसानों की हर चीज़ की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है ना? तो वैल्यू अलग अलग है। बस ये काम सिर्फ माँ बाप का और टीचर का होता है कि अपने बच्चों को सबको सेम वैल्यू दो, अपने विद्यार्थियों को सबको सेम वैल्यू दो, पर लोगों को हम सेम वैल्यू नहीं दे सकते। हर व्यक्ति की वैल्यू हमारी नज़र में सेम नहीं हो सकती। क्लियर ना? वैसे ही हर एक क्वेश्चन भी सेम नहीं होता, कुछ क्वेश्चन वाकई अच्छे होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ आपका माइंड अप्लाई भी हो रहा है, और मुश्किल नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी मेरे अच्छे क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को अच्छा कहने के पीछे ये मत सोचा करो कि टफ क्वेश्चन होगा इसलिए अच्छा कह रहा है सर उसको, नहीं। उसके कॉन्सेप्ट को मैं फील करता हूँ, देखता हूँ यार क्या बढ़िया क्वेश्चन, मतलब माइंड का कितना अच्छा यूज कराया इसने हमसे क्वेश्चन में, ठीक है ना? इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ कितना हो जाएगा ये? 54√3 बराबर, ये √3 भी इधर चला गया, छोड़ो, ये हो जाएगा √3 इधर गया, 54√3 इंटू √3 बराबर कितना? 2p²। ये कितना हो जाएगा? 27 इंटू 3 बराबर p²। नहीं समझे? p बराबर बोलो 9। नहीं समझे? +-9 क्यों नहीं? +-9 क्यों नहीं? सर P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, और लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लियर है? इसलिए P बराबर 9। समझ में आया कैसे आया? इस √3 को इधर ले गए, ये बन गया 50 √3 इंटू √3 3, और ये जो 2 था इस 2 से इस 54 को डिवाइड करा दिया, नीचे ले जाके कितना आ गया? 27। 27 इंटू 3 81 होता है, 81 का स्क्वायर रूट 9। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन बता दो जल्दी से। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, सर वो तो मेरे पास पहले से बनी हुई रखी है, x + √3y बराबर 2 टाइम्स ऑफ 9, मतलब ये आएगी सर x + √3y - 18 बराबर 6। बोलो कोई डाउट हो तो? समझ गए? श्योर? 100%? बहुत अच्छे। बेहतर वे ये है कि आप अगर मैच को एंजॉय करने की सोच भी रहे हैं आज के दिन में, तो उससे पहले फिर कह रहा हूं, जाके कुछ भी सोचे समझे बगैर, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। दिमाग लगाने से पढ़ाई नहीं हो पाती कि मैं ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, इसमें लग जाते हैं हम लोग, इस चक्कर में ना लगो। बेहतर वे यह है आज का दिन यूटिलाइज कर लो, स्ट्रेट लाइन से उठाओ, एनसीईआरटी पहले उठाओ। बार बार अगर नहीं की है अभी तक तो कर ली, तो फिर आगे बढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी उठाओ, स्ट्रेट लाइन से लो, और पूरा 3D ज्योमेट्री तक रिवाइज कर दो। आज का दिन मजाक नहीं कर रहा, नींद अलग ही आएगी आपको रात में। आपको महसूस होगा यार मैंने अगर इतना कर दिया, और ये हो जाएगा एक दिन में रिवाइज। रिवाइज ही तो करना, पढ़ना थोड़ी ना है, रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन देख के याद आ रहा हो कि ये तो अच्छा ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, छोड़ो आगे बढ़ जाओ।
जो क्वेश्चन देखकर समझ में आ जा रहा है कि ये तो हो जाएगा, ये ऐसे होगा, जो नहीं हो रहा उसको करने की कोशिश करो, समझ ना, या एक टाइप का एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना, इस तरह से करके पूरे को रिवाइज कर डालो आज। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।